Hey guys, let's start with anemia today. But before that, can you solve these two questions for me? If yes, well done. If not, you are likely to lose an easy 4 marks in NEET and INI set. Now, let's learn the approach towards the diagnosis and never get these questions on anemia wrong again. So, with that, let's start on the approach to anemia. So, anemia का अप्रोच जानने के लिए हम अनीमिया को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी. अगर आरबीसी का साइज छोटा है या बड़ा है, हम वो चीज देखते हैं. अगर आरबीसी का साइज छोटा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसिटिक अनीमिया. बड़ा हो जाए तो दैट इज नोन एज मैक्रोसिटिक अनीमिया. वाइल अगर उसका साइज नॉर्मल रेंज में रहे तो दैट इज नोन एज नॉर्मोसिटिक अनीमिया. अब जब हम साइज की बात करते हैं तो हम देखते हैं अगर उसका साइज 80 फेम्टोलीटर से कम हो जाए तो दैट इज माइक्रोसिटिक. 100 फेम्टोलीटर से बड़ा हो जाए दैट इज मैक्रोसिटिक. वाइल इफ इट इज फॉलिंग इन बिटवीन द रेंज ऑफ 100 to 80 femtoliter, this becomes your normocytic anemia. Okay, so let's start them and study individually. और हम एक एक चीज को देखेंगे और डायग्नोसिस हमारा बनाएंगे कि क्वेश्चंस में अपने को जो भी स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से क्या अप्रोच रखें. सबसे पहले शुरुआत करते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया से. माइक्रोसिटिक अनीमिया क्वेश्चन में उन्होंने जैसे ही हमें कहा कि आरबीसीज हैं, उनकी साइज छोटी है, तो लेस देन 80 फेम्टोलीटर. आपके दिमाग में कितने डायग्नोसिस आने चाहिए? 5 डायग्नोसिस आने चाहिए. These are sideroblastic anemia, iron deficiency anemia, thalassemia, anemia of chronic disorder, and lead poisoning. And you can easily learn them with this simple mnemonic which is CETAL. And CETAL stands for sideroblastic, iron deficiency, thalassemia, AOCD, and lead poisoning. So let's start with iron deficiency anemia. Okay. So iron deficiency क्या होता है? हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉमन कारण है अनीमिया होने का. बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, आयरन की डेफिशिएंसी हमारे देश में बहुत कॉमन है. आप देखते होंगे कि जो गरीब लोग हैं उनमें बहुत कॉमन होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. तो वो स्टडी करने के पहले हम देखते हैं कि आयरन का अब्जॉर्प्शन बॉडी में कैसे होता है और उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती है पेरिफेरल स्मीयर में. ओके, तो हम जो भी आयरन डाइट में खाते हैं वो हमारी बॉडी में आता है इन द फॉर्म ऑफ Fe+3. अब जैसे ही आयरन अपने ड्यूडेनम तक पहुंचता है तो क्या होता है? इस आयरन को अपने को अब्जॉर्ब करना है फ्रॉम द ड्यूडेनम. बट अब ये जो आयरन होता है ना, ये Fe+3 फॉर्म में एंड इट इज नॉट अब्जॉर्ब्ड इन Fe+3 फॉर्म. इसको पहले Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ये कन्वर्जन कौन करवाता है? ये कन्वर्जन करवाता है हमारा साइटोक्रोम बी. ओके, तो साइटोक्रोम बी ने ड्यूडेनम में Fe+3 को कन्वर्ट कर दिया Fe+2 के अंदर. एक बार ये Fe+2 बन गया तो डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर जो कि ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होता है वो इसको लेके आ जाता है ड्यूडेनम के सेल के अंदर. और ये चीज पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है जो ड्यूडेनम के ल्यूमिन से Fe+2 को लेके जाता है इनटू द सेल ऑफ द ड्यूडेनम, दैट इज DMT1. दिस नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो ड्यूडेनम के अंदर अपना Fe+2 आ गया. अब ये Fe+2 को ड्यूडेनम से मेरे को भेजना है बाहर ब्लड में. और ये ब्लड में Fe+2 को कौन भेजता है? फेरोपोटेन नाम का प्रोटीन भेजता है. ठीक है, नाउ एक बार Fe+2 ब्लड में आ गया तो अब मैं क्या करूंगा? ट्रांसफेरिन पे इसको बिठाऊंगा और ये जो ट्रांसफेरिन है ये इसको ले जाएगा इनटू द लिवर जहां पे जाके स्टोर हो जाएगा और बोन मैरो में जाके ये आपके नए सेल्स और हीमोग्लोबिन बनाएगा. बट वेट, यहाँ पे भी एक कैच होता है. ये Fe+2 डायरेक्टली ट्रांसफेरिन के ऊपर बैठ के नहीं जा सकता. नो. सो इस Fe+2 को भी पहले Fe+3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ये Fe+2 टू Fe+3 का कन्वर्जन जो रहता है इट इज कैरिड बाय हेफेस्टीन. तो हेफेस्टीन एक बार Fe+3 बना देगा, फिर Fe+3 को ट्रांसफेरिन ले जाएगा इनटू द लिवर एंड बोन मैरो. ओके, आई होप इतना समझ में आया हो. ना अब यहाँ से चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है हमारे पास. ये हमारा जो लिवर होता है वो एक चीज प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज हेप्सिडिन. एंड ट्रस्ट मी गाइस, रिमेंबर दिस. अभी आगे हम इसी स्लाइड में थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे तो ये बहुत यूजफुल स्टफ होने वाला है, तो बी केयरफुल. लिवर प्रोड्यूस करते हैं हेप्सिडिन. हेप्सिडिन क्या काम करता है? हेप्सिडिन एक तो फेरोपोटेन को इनहिबिट करवाता है. फेरोपोटेन क्या कर रहा था? Fe+2 को अब्सॉर्ब कर रहा था इनटू द ब्लड. तो अगर ये इनहिबिशन हो गया तो Fe+2 कभी भी आपके ब्लड में आ नहीं पाएगा, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. सेकंड चीज, हेप्सिडिन जो स्टोर्ड आयरन हमारी बॉडी में रहता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, उसके यूज को भी कम करवाता है. यानी कि बॉडी ना तो नया अब आयरन को अब्सॉर्ब कर पा रही है, ना तो जो स्टोर्ड आयरन उसके पास है उसको यूज कर पा रही है. तो ओवरऑल बुरी तरीके से हेप्सिडिन क्या करेगा? हमारी बॉडी में एक आयरन डेफिशिएंसी वाली स्टेट ले आएगा.
और ये जो चीज रहती है ये अपने को देखने को मिलती है इन केस ऑफ अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज। सी हमने यहाँ पे देखा था अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज। व्हाट इज अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज? अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज में क्या होता है? अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज में जब इंसान को लंबे समय से कोई बीमारी है तो उसकी बॉडी में इंटरल्यूकिन 6 रिलीज होना चालू होता है। इंटरल्यूकिन 6 क्या करवाते हैं? लिवर के पास जाते हैं और लिवर को बोलते हैं कि आप हेप्सिडिन निकालो। जैसे ही लिवर हेप्सिडिन निकालना शुरू करता है तो क्या हो जाता है? फेरोपोटिन इनहिबिट हो जाते हैं। ऑल्सो स्टोर्ड फेरिटिन का यूज में इनहिबिट हो जाता है। तो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स इज यू कैन से जस्ट सिमिलर टू आयरन डेफिशिएंसी बट स्लाइटली वर्स देन आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे अपन जो स्टोर्ड आयरन है उसको भी यूज नहीं कर पाओगे। तो विद दिस अपन देखते हैं कि हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया खत्म होता है और एओसीडी भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक स्मीयर है। क्वेश्चंस में हमें बस स्मीयर दे देते हैं, अगर आप स्मीयर भी पहचान जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में हमें स्मीयर में क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलता है हाइपोक्रोमिक आरबीसीज देखने को मिलते हैं, दैट इज हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसके अलावा अपने को देखने को मिलता है चेंज इन शेप एंड साइज, एनाइसोसाइटोसिस। यू कैन सी पेंसिल shaped cells here, okay? Change in shape and size and obviously microcytic RBCs, छोटे छोटे RBCs आपको देखने मिलेंगे क्योंकि इट इज अ माइक्रोसिटिक अनीमिया। पेरिफेरल स्मीयर में अपने को ये 3 बातें ध्यान रखनी है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के। ओके, वेरी गुड। सो विद दिस अपने 2 डिफरेंशियल खत्म होते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। तो व्हाट्स इज सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया? तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? आई होप आपको पता हो कि आपका जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज द हीम पार्ट एंड द अदर इज द ग्लोबिन चेन। ओके, तो हीम पार्ट के अंदर हमारे पास होता है आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन। ओके, अब क्या होता है बेसिकली सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में आपकी बॉडी में प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पाता। तो अगर प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन पाएगा तो हीम की सिंथेसिस नहीं होगी। हीम की सिंथेसिस नहीं होगी तो ओवरऑल आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा एंड पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा। अब अगर मैं आयरन की बात करूँ, आयरन पे क्या होगा? आयरन नॉर्मली तो अगर हीम बनता तो आयरन हीम बनाने में यूज हो जाता, बट अब हीम नहीं बन रहा तो इस पर्सन में आयरन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब फ्रॉम पैथ वी नो दैट आयरन को स्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं रशियन ब्लू स्टेन। ओके, रशियन ब्लू स्टेन जो आयरन को ब्लू कलर का स्टेन कर देता है। तो ऐसा पेशेंट जिसकी बॉडी में आयरन का ओवरलोड हो रहा है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटोपोरफायरिन इन सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, अपने को उसके बोन मैरो में बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलती है और रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट देखने को मिलता है, कुछ इस तरह कैसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन डिपॉजिट हो गया है जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। तो दिस इज क्लासिकल फाइंडिंग दैट इज सीन इन द केस ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, अब मैंने बोला इस पेशेंट को जो था वो प्रोटोपोरफायरिन नहीं बना पा रहा था, वहां की डेफिशिएंसी थी। क्यों प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन रहा? क्योंकि एक एंजाइम होता है जो प्रोटोपोरफायरिन बनाता है, एला डिहाइड्रेटेज या एला सिंथेस। इस पेशेंट में उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस एंजाइम को वर्क करने के लिए कोफैक्टर लगता है विटामिन बी 6। तो अगर विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी होगी तो दैट विल आल्सो मैनिफेस्ट एज योर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। Also, lead poisoning is written here. If you remember, अपने differential diagnosis of microcytic anemia में एक lead poisoning भी था. So, what is lead poisoning doing? Lead poisoning is basically inhibiting the enzyme ALA dehydratase और ALA synthase. So, वो protoporphyrin नहीं बनने देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि lead poisoning is just a type of sideroblastic anemia. It would eventually lead to sideroblastic anemia क्योंकि protoporphyrin नहीं बनने देगा वो। Okay? तो विद दिस अपना माइक्रोसिटिक अनीमिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस खत्म होते हैं। ठीक है, बट बिफोर रैपिंग इट अप अपन एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं बिटवीन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, एओसीडी और सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो लेट्स टॉक अबाउट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया फर्स्ट। सीरम आयरन की जब मैं बात करता हूँ आयरन डेफिशिएंसी में, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट आयरन खा ही कम रहा है तो आयरन अब्जॉर्ब कम होगा उसकी बॉडी में और सीरम आयरन तो कम ही होगा, ब्लड में भी कम रहेगा। ट्रांसफेरन, जब अपन ट्रांसफेरन की बात करते हैं, ट्रांसफेरन क्या था? ट्रांसफेरन वो उसका ट्रांसपोर्टर था जो आयरन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो अगर पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफेरन नहीं है या बहुत ही कम आयरन आ रहा है तो बॉडी क्या करती है? ट्रांसफेरन को बढ़ाने लग जाती है। जितना भी आयरन आ रहा है वो मैक्स टू मैक्स ट्रांसपोर्ट करवाओ, तो इसका ट्रांसफेरिंग या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फेरेटिन इज अ स्टोर्ड आयरन। अब पेशेंट की बॉडी में अगर आयरन आ ही नहीं रहा है तो वो स्टोर भी कम करेगा, तो स्टोरेज का फॉर्म भी कम हो जाएगा फेरेटिन, तो फेरेटिन कम हो जाएगा। ट्रांसफेरन सैचुरेशन, इसको ये मानो कि ट्रांसफेरन आपकी एक बस है जिसके ऊपर आयरन बैठ बैठ के अपनी लोकेशन पे जा रहा है, दैट इज योर लिवर एंड योर बोन मैरो। तो अगर उस बस के अंदर
आयरन ही कम है तो ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन बट ऑब्वियसली कम हो जाएगा, सीट्स कम ऑक्यूपाई होंगी उस बस की। ओके, ऑन द अदर हैंड अपन जब अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज की बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने बोला था कि पैथोलॉजी क्या है, हेप्सिडिन बॉडी में प्रोड्यूस होगा। हेप्सिडिन क्या करेगा, एक तो आयरन के अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, तो आयरन अब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो गया तो सीरम आयरन कम हो गया, और दूसरा फेरेटिन के यूज को वो कम करेगा, मतलब स्टोर्ड आयरन यूज नहीं होने देगा, तो स्टोर्ड आयरन फेरेटिन जो होगा वो बढ़ जाएगा इस केस में। ठीक है, अब मैं आता हूँ ट्रांसफेरिन पे। ट्रांसफेरिन क्या होता है, अब पेशेंट को कोई लंबे समय से बीमारी है तो उसकी बॉडी ट्रांसफेरिन यहाँ पे बना ही नहीं पाएगी, तो उसका ट्रांसफेरिन कम हो जाएगा। एंड लास्ट ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, क्योंकि यहाँ पे सीरम आयरन ही कम है तो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि बस पे बैठ के ही क्या जाएगा अगर आयरन ही नहीं है तो। ओके, इसको भी याद करने का एक इजी तरीका होता है, अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आए तो आप TIBC से ही चीजें याद कर सकते हो। जो आपकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, इट इज ऑन द टॉप इन केस ऑफ iron deficiency anemia, while it is on bottom, that is it is low in case of anemia of chronic disorder. So you can learn this with this mnemonic, और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको mnemonic की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो लास्ट लेट्स टॉक अबाउट सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हमने क्या देखा था कि क्योंकि प्रोटोपोर्फायरिन नहीं है तो वहाँ आयरन एक्सेस में हो जाएगा, ट्रांसफेरिन और TIBC क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा आयरन है। स्टोर्ड फॉर्म की बात करूं, यहाँ पे स्टोर्ड फॉर्म पेशेंट का बढ़ जाएगा आयरन, क्यों, क्योंकि हीम नहीं बना पा रहा है वो। ओके, एंड लास्ट ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन। ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसकी बॉडी में आयरन बहुत ज्यादा है और ट्रांसफेरिन भी कम है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर ये आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जाएंगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, एंड आई होप आपको रिवाइज करने की जरूरत भी ना पड़े अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद नॉर्मोसिटिक एनीमिया, लेट्स study a quick difference between iron deficiency anemia and thalassemia. Now we differentiate it on the basis of Menzel's index. Now what is Menzel's index? Menzel's index is MCV upon RBC. ओके, तो अगर ये रेशियो हम MCV by RBC का जो रेशियो लेते हैं, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 13 आता है तो दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड इफ इट इज लेस देन 13 तो इट इज थैलेसीमिया। इसको कैसे याद रखेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज आई फॉर इंक्रीज, मेंजर इंडेक्स इज इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, एंड रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ, जब हम इसकी बात करते हैं RDW, व्हाट इज RDW? RDW इज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। इसका बेसिकली मतलब होता है द वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ RBC। तो हमने अभी देखा था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में कुछ कुछ आरबीसी पेंसिल शेप थे, कुछ कुछ आरबीसी छोटे थे, शेप और साइज में वेरिएशन बहुत ज्यादा था। तो RDW आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में बढ़ा हुआ मिलेगा हमें, और थैलेसीमिया के केस में कम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया में। वन मोर थिंग, आपके लिए एक मेंजर्स इंडेक्स का भी निमोनिक है मेरे पास। कैसे याद रखेंगे मेंजर्स इंडेक्स क्या होता है? सी, मेंजर इंडेक्स स्टार्ट विद M एंड एंड विद R। तो ऊपर क्या आएगा? MCV आएगा, और नीचे क्या आएगा? RBC आएगा। ग्रेटर देन 13 आयरन डेफिशिएंसी, लेस देन 13 थैलेसीमिया। डन। तो अपन ने ये भी एक पढ़ लिया बेसिक। अब अगर अपने को कंफर्म करना है थैलेसीमिया माइनर, सो वी वुड डू एन HPLC टेस्ट। ओके, सो डन विद माइक्रोसिटिक एनीमिया वंस एंड फॉर ऑल। अब इसके अपने से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो गया। अब लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, आपकी जो आरबीसीज का साइज था वो नॉर्मल थी बिटवीन 80 to 100 फेमटोलीटर, बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, या तो यहाँ पे आरबीसीज बन ही कम रहे हैं या फिर उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कौन सी केसेस होते हैं जिसमें आरबीसी बन ही कम रहे हैं? ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो से ही आरबीसी कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर यू कैन हैव CKD, chronic kidney disease. What basically happens in CKD is your erythropoietin level that stimulates erythropoiesis is reduced. तो इरिथ्रोपोइटिन रिड्यूस हो जाएगा तो इरिथ्रोपोइसिस नहीं होगी, अल्टीमेटली आपके आरबीसी ही नहीं बनेंगे। आरबीसी नहीं बनेंगे तो उनका साइज तो ऑब्वियसली जो भी बनेंगे उनका नॉर्मल होगा, बट क्वांटिटी कम हो जाएगी। सेकंड इज हीमोलिटिक। अब आपकी बॉडी आरबीसी प्रोड्यूस कर रही है बट कोई कारण की वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब ये कारण कुछ हो सकता है कि आरबीसी में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, या फिर बाहर से कुछ फैक्टर हैं जो इन मेरे आरबीसी को तोड़ रहे हैं। नाउ लेट्स स्टडी देम इंडिविजुअली। अंदर से क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आरबीसी टूट सकता है? अब यहाँ पे मेरे हीमोग्लोबिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एंजाइम्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज बेसिकली अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट ऑफ द ग्लोबिन चेन। यहाँ पे ग्लोबिन चेन आपकी कम बनती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा चेन अगर डिफेक्टिव बनी, कम बनी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन कम बनी तो इट इज बीटा थैलेसीमिया। HBC HBS क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो गया हीमोग्लोबिन का। सिकल सेल
एंड एचबीसी, तो आपके आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। अब अपन आ जाते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो सकता है। इसमें अपना आ जाता है पीएनएच, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस एंड हेरिडिटरी इरिथ्रोसाइटोसिस। ऑन दी अदर हैंड, अगर आरबीसीज में कुछ एंजाइम्स का डिफेक्ट है तो भी आपके आरबीसीज ब्रेक हो सकते हैं, जैसे कि जी6पीडी एंजाइम की डेफिशिएंसी एंड पायरुवेट काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी। गाइस, ये एक सिर्फ अप्रोच का वीडियो, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ द टॉपिक्स। If you want these topics to be covered in the next video, you can just comment on this video and I'll make sure to cover them in the upcoming videos. Okay? So, इंट्रेंसिक कॉजेज हमारे खत्म होते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सट्रेंसिक कॉजेज पे। एक्सट्रेंसिक कॉजेज क्या हो सकते हैं? जो ब्लड वेसल्स में बाहर से कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं हमारे आरबीसीज को, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इसमें आ जाता है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया या ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। बेसिकली बाहर से वेसल्स को कुछ डिस्ट्रक्शन लग रहा है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया जो इसको तोड़ रहे हैं, और ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, ऑटो एंटीबॉडीज जो आके आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर रही हैं, विच कैन बी सीन इन लूपस एंड ऑल। तो नॉर्मोसिटिक अनीमिया हो गया। लास्ट थिंग हमारे अप्रोच में आ जाती है मैक्रोसिटिक अनीमिया। मैक्रोसिटिक अनीमिया हमारे पास दो टाइप हो सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। रिमेंबर, कुछ लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि सारे मैक्रोसिटिक अनीमिया मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होते हैं, सो दैट्स नॉट ट्रू। फॉर अ अनीमिया टू बी मेगालोब्लास्टिक हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनका फुलफिलमेंट होना जरूरी होता है। और वो क्राइटेरियाज क्या बोलते हैं कि आपके जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं या जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दे शुड बी हाइपर सेगमेंटेड। दैट इज, या तो 5 से ज्यादा लोब हो न्यूट्रोफिल में इन 5% ऑफ द सेल्स, या फिर 6 से ज्यादा लोब्स हो न्यूट्रोफिल में इन 1 cell. So that would also be sufficient to call it a megaloblastic anemia. अब megaloblastic anemia में बेसिकली क्या होता है? डीएनए का डिफेक्ट होता है। या तो डीएनए बना ही नहीं है या फिर डीएनए का रिपेयर ढंग से नहीं हो पाया। डीएनए अगर बना ही नहीं है या ढंग से नहीं बना है तो वो क्या होती है? B12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। B12 डेफिशिएंसी आप अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर इज फैनकनीज एनीमिया। ओके, सो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया डन। एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक कॉजेस क्या हो सकते हैं? इट कैन बी लिवर डिसीज ऑन क्रॉनिक एल्कोहलिक। तो विद दिस गाइस, अपना एक बेसिक अप्रोच खत्म होता है टुवर्ड्स अनीमिया। हाउ विल यू डायग्नोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ द पेरिफेरल स्मीयर एंड द आयरन स्टेटस। सो अपन ने देख लिया, आई होप इतना समझ में आया हो। इफ यू वांट मी टू कवर ईच एंड एवरी disorder in detail and depth, then let me know in the comment. And thank you for watching, guys. I hope this video will help you a lot. Thank you.